हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन अवर चैनल सुधाकर सर क्लासेस। ठीक है, तो देखिए अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी पावर शेयरिंग की, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली जाने के कारण से वो वीडियो वहीं पे रुक गई थी। तो उसी वीडियो को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जितना भी मैंने आपको पावर शेयरिंग में पढ़ाया था, जो इथानिक कंपोजिशन मैंने हमने कवर किया था बेल्जियम का, जो इथानिक कंपोजिशन हमने कवर किया बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स का, उसके ही आगे हम लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो चलिए देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो पार्ट फर्स्ट था, अब ये पार्ट सेकंड है। तो हर एक वीडियोस को कई पार्ट्स में बनाया जाएगा ताकि आप लोग उसे अच्छे से कवर भी कर लें और आपको बोरिंग भी फील ना हो। ठीक, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए ये है कि अक्टूबर मंथ से, ठीक है, अक्टूबर मंथ से हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड क्लास 9, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके बाद सैंपल पेपर के एनालिसिस भी होंगे। और ये भी आपको बताया जाएगा कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किन टॉपिक्स पे हमें कम फोकस करने की जरूरत है, ये सारा आपको उसी क्रैश कोर्स के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, सभी अच्छी फैकल्टीज हैं, एसएसटी के लिए हम हैं, और उसके बाद और भी सारी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सबकी एक अच्छी फैकल्टी है। और आप लोगों को अक्टूबर से वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सबको इन चीज़ों के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल्स को एंजॉय कर सकें। ओके, अब आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पावर शेयरिंग का मतलब बताया था कि पावर शेयरिंग क्या है। इसके बाद हम लोगों ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एनसीईआरटी में जो दो कंट्रीज की स्टोरी दी गई है, एक बेल्जियम की और श्रीलंका की, उन स्टोरीज को हम कवर कर रहे थे। तो हमने बेल्जियम के इथानिक कंपोजिशन को कवर कर लिया था। इसके बाद हम लोग ने बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रसल्स, उसके भी इथानिक कंपोजिशन को कवर किया था। ठीक, अब उसके आगे ही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग ने क्या देखा था कि बेल्जियम, फिर से एक बार देखते हैं, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। ओके, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ये बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक, इसके बारे में काफी फैक्ट मैंने आपको बताया भी था। और ये है बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी है आपकी ब्रसेल्स, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर था। मैंने ये भी आपसे बताया था और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप क्या बताओगे? ब्रसेल्स। ओके, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, सॉरी। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा था कि बेल्जियम का जो इथानिक कंपोजिशन वो था, वो क्या था? बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन जो थी, पूरे बेल्जियम की, पूरे टोटल बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन जो थी वो क्या स्पीक करते थे? डच लैंग्वेज। और 40% पॉपुलेशन क्या स्पीक करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और जो रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन थी वो क्या स्पीक करते थे? जर्मन लैंग्वेज। ये हम लोगों ने देखा था पूरे ब्रसल्स के इथानिक कंपोजिशन को। क्लियर? अब इस इथानिक कंपोजिशन से हमें क्या पता चल रहा है? इस इथानिक कंपोजिशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि पूरे के पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी किसकी थी? डच स्पीकर्स की। और माइनॉरिटी किसकी थी? फ्रेंच स्पीकर्स की और जर्मन स्पीकर की। इज इट क्लियर? अब चलते हैं वहां के कैपिटल सिटी ब्रसल्स के इथानिक कंपोजिशन को देखते हैं। तो ब्रसल्स का इथानिक कंपोजिशन क्या था? यहाँ पे 80% पॉपुलेशन ऐसी थी जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% पॉपुलेशन ऐसी थी जो आपके डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, क्योंकि अभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया बोर्ड एग्जामिनेशन में कि चलिए बताइए कि जब डच स्पीकर्स बेल्जियम में मेजॉरिटी में थे तो क्यों वो अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पाए, क्यों वो अपनी मेजॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर पाए? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे ड्यू टू द कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के कारण ही डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी होने के बाद भी पूरे कंट्री में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को स्टैब्लिश या अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पाए। ठीक, तो यहाँ फोकस करिएगा। क्या हुआ कि जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की ब्रसेल्स, यहाँ का इथानिक कंपोजिशन कंट्री के इथानिक कंपोजिशन का जस्ट अपोजिट था। पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो पूरे कंट्री में तो आपके डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन सेपरेटली अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो कैपिटल सिटी में जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 80% थे। फ्रेंच स्पीकर्स की पॉपुलेशन कितना थी? 80% थी। ठीक, और आप सबको पता होता है कि किसी भी कंट्री की जो कैपिटल सिटी होती है, कैपिटल सिटी एक ऐसी सिटी होती है जहां पे उस कंट्री के मेनली सारे हेडक्वार्टर्स, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह सब कुछ वहां पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे रहने वाले जो पीपल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिच, एजुकेटेड, पावरफुल
होते हैं, ये सबको क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और क्या कहते हैं उनके डायरेक्ट अप्रोचेस होते हैं मिनिस्ट्रीज में, और सारे मेन ऑफिस भी वहीं होते हैं। तो ऐसे ही आपके हर एक पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल सिटी होती है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ, ठीक। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बेल्जियम की जो एथेनिक कंपोजिशन था उसका जस्ट अपोजिट एथेनिक कंपोजिशन था वहां की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स का, और यही कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनता है जिसके कारण डच स्पीकर्स पूरे कंट्री में अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, और डच स्पीकर्स को, फ्रेंच स्पीकर्स को एकोमोडेशन करना पड़ता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करना। ओके, तो अब चलते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बेल्जियम की स्टोरी में पावर्स को शेयर किया गया, बेल्जियम की स्टोरी में पावर्स को शेयर किया गया, पावर्स को शेयर किया गया, और जो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही थी वो काफी हद तक क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कवर करने चल रहे हैं बेल्जियम के एकोमोडेशन को, बहुत ध्यान से आप लोग देखेगा। अब हम लोग कवर करेंगे बेल्जियम के एकोमोडेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि उनके बीच में जो एकोमोडेशन हुआ था उन एकोमोडेशन पे क्या क्या पॉइंट दिए गए थे, तो प्लीज इसको बताइए। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले ये सही नहीं है, एक सेकंड। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फोकस करिएगा क्या क्या समझौते, मतलब क्या क्या चीजें जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के लिए बेल्जियम में आपके एकोमोडेशन होते रहे, ठीक है। कह सकते हैं कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार एकोमोडेशन हुए थे 1970 से 1993 के बीच में। 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए। क्यों चेंजेस किए गए? चेंजेस इसलिए किए गए कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व आउट किया जा सके, ओके, ताकि पूरी की पूरी कंट्री में पीस एंड हार्मोनी बनी रहे, किसी भी प्रकार के सिविल वार वगैरह ना हो, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला अकोमोडेशन क्या हुआ था, एक बात मैंने आप लोग से बोली, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। 1970 से 1993 के बीच में 4 बार चेंजेस किए गए थे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 4 बार चेंजेस क्यों किए गए, एक ही बार क्यों नहीं हुआ? तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर क्या होने वाला हमें तुरंत पता तो है नहीं पास्ट में कि हम उस चीज को सुधार लें। जब वो चीजें होने वाली होंगी, तो जब होने वाली होंगी तभी तो हम उसके रिगार्डिंग चेंजेस करेंगे। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लो, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहला अकोमोडेशन क्या हुआ, पहला अकोमोडेशन में क्या बोला कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल फ्रॉम बोथ कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक एनी डिसीजन यूनिलेटरली। ये क्या बोला गया? ये बोला गया कि दोनों ही कम्युनिटी के, फ्रेंच कम्युनिटी के भी और इसके बाद बेल्जियम कम्युनिटी के भी, दोनों ही कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या होंगे, दोनों ही कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे एज पर देयर पॉपुलेशन, और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन या लॉ यूनिलैटरली मेक नहीं करेंगे। ये पहला अकोमोडेशन था, दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। दूसरा क्या बोला गया? दूसरा बोला गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होगी वहां पर भी दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं करेगी। कहने का ये मतलब है कि स्टेट की पावर अलग होगी और सेंट्रल की पावर अलग होगी। स्टेट के पास जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे काम करने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें कुछ बताने की जरूरत है। ये सेकंड में बोला गया, ठीक। थर्ड क्या बोला गया? एक मतलब एक कह सकते हो कि देखो आप ये भी समझ लो कि एकोमोडेशन होने के बाद बेल्जियम ने जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, एकोमोडेशन हो जाने के बाद बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर लिया था। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे पावर्स का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, और इस चीज के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग ये याद रखना, एकोमोडेशन हो जाने के बाद बेल्जियम में क्या हुआ, एकोमोडेशन हो जाने के बाद बेल्जियम में पावर्स को वर्टिकली डिवाइड कर दिया गया एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो सेंट्रल, स्टेट, और वहां पे एक और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, और वो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपकी क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बेल्जियम में बनाई गई थी एकोमोडेशन के बाद, और वो कौन सी गवर्नमेंट थी? वो आपकी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कैसी गवर्नमेंट थी आपकी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ओके।
कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, बहुत ध्यान सुनना, इस चैप्टर में आपको दो प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा, टू टाइप्स के गवर्नमेंट के बारे में आपको जानने को मिलेगा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक पोल्यूशन गवर्नमेंट। ठीक, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? जब कोई गवर्नमेंट एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म हो, ठीक है, अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय अ सिंगल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, जब कोई एक गवर्नमेंट या लोकल एरियाज पे, स्टेट एरियाज पे या सेंट्रल एरियाज पे, वो मैटर नहीं करता है, कोई भी गवर्नमेंट जब एक कम्युनिटी के द्वारा ही फॉर्म हो, मतलब कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स या मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उस गवर्नमेंट में एक कम्युनिटी के हो, एक सिंगल कम्युनिटी के हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे कंट्री इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके स्टेट में और सेंट्रल में कम्युनिटी गवर्नमेंट बन सके, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई एक गांव है और उस गांव में किसी एक कम्युनिटी के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट बनने के चांसेस होंगे तो उसी कम्युनिटी के होंगे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म की जाती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये अकोमोडेशन समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। एकोमोडेशन जब हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटीज के मिनिस्टर कोई डिसीजन या कोई लॉ यूनिलेटरली मेक नहीं करेंगे। सेकंड क्या बोला गया कि स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वहां पर भी दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगी। मतलब पावर्स का डिवीजन जो था वो वर्टिकली हो चुका है एकोमोडेशन के बाद, और एक दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना सेंट्रल स्टेट में करेंगे ना स्टेट सेंट्रल में। ठीक, मतलब कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब थर्ड उसके बाद क्या किया गया? थर्ड बोला गया कि वहां पे एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय अ सिंगल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो आई होप ये अकोमोडेशन आपको समझ में आ गया हो। अब आप देखिए बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में और डच कम्युनिटी के बीच में, जो इसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया। खत्म तो नहीं होता, कन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है, और उसे कभी कम किया जा सकता है जब पावर्स को हम इक्वली सभी में क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहाँ पे देखो बेल्जियम में क्या किया गया, बेल्जियम से पावर्स को शेयर कर दिया गया सभी कम्युनिटी में। ठीक, सभी कम्युनिटी में पावर्स को शेयर कर दिया गया, जिससे यहाँ पे क्या हुआ कि जो पॉसिबिलिटीज थी कन्फ्लिक्ट की, वो काफी हद तक क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो आई होप आप लोगों को बेल्जियम की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, और बेल्जियम की स्टोरी से आपको पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गए हो। लेकिन अभी एक कंट्री की और स्टोरी है, श्रीलंका की, और श्रीलंका की स्टोरी भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक, श्रीलंका की स्टोरी जब हम कवर करेंगे तो बेल्जियम की स्टोरी को और श्रीलंका की स्टोरी को, दोनों स्टोरीज को हम आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमको पावर शेयरिंग का बेटर आउटकम मिलेगा। तब हम समझ में हमको ये आ जाएगा कि एक्चुअली में हमारे सोसाइटी में पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सोसाइटी में पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है कि सर मुझे ये टॉपिक में डाउट थी, प्लीज क्लियर कर दीजिए, तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक, ये मेरी गारंटी। ओके, एक मिनट वेट करिएगा। बताइएगा, 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 रुक मिनट।